ठीक है। तो व्हाट इज डेटा एनालिसिस इन रिसर्च, डिफिनेशन ऑफ रिसर्च एंड डेटा एनालिसिस। अच्छा, अकॉर्डिंग टू the complete and essential research data analysis a process, ये रिसर्च सोशल साइंटिस्ट हैं, सोशल साइंटिस्ट एक होता है प्योर साइंटिस्ट और ये है सोशल साइंटिस्ट। सोशल में इसका रिसर्च में बोल दिया इसकी अपनी लॉज हैं। इट्स अ प्रोसेस यूज्ड बाय रिसर्चर बाय रिड्यूसिंग डेटा टू अ स्टोरी एंड इंटरप्रेटिंग इट टू डिराइव इनसाइट्स। डेटा एनालिसिस क्या चीज है? डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं और उस पर एक स्टोरी लिखते हैं, एक कहानी लिखते हैं। मतलब ये है, कहानी क्या है? एक है आपका टाइटल, एक है आपका ऑब्जेक्टिव और एक उसकी रिजल्ट। मॉडल आपने अप्लाई किया और मॉडल जो आप अप्लाई करते हैं उससे एक रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट को आप एक कहानी की शक्ल में लिखते हैं, उसमें एक लिंक जैसे क्रिएट करते हैं कि ये वेरिएबल आपस में ताल्लुक उसका क्या है, रिलेशन इफेक्ट उसका क्या है, ये वेरिएबल ज्यादा होगा तो उसका क्या इफेक्ट है। फ्यूचर फोरकास्टिंग भी हम कर सकते हैं, प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। एक डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि हम एक स्टोरी इंटरप्रेट करते हैं। एक हमारे पास रिजल्ट आते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन उसकी करते हैं। इंटरप्रिटेशन मींस कि लेट्स सपोज मैथमेटिक्स में तो हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में कि इक्वेशन है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब ये है कि इसमें y क्या है, a क्या चीज है, b क्या चीज है, x क्या चीज है। तो हर एक वैल्यू को हम, हर एक फैक्टर्स को, हर एक वेरिएबल को, हर एक पैरामीटर को हम आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। इसको स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल भी कहते हैं। स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल, स्पेसिफिकेशन ऑफ द मॉडल का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप की क्या स्पेसिफिकेशन है, इसमें रैम कितना है, इसमें ये इसका स्क्रीन कितना है, साइज कितना है, क्लियर है कि नहीं, इसका बैटरी का साइज कितना है, कितना, ये इसकी स्पेसिफिकेशन है। तो इसी तरह जब हम मॉडल लिखते हैं, डेटा एनालिसिस करते हैं, तो डेटा एनालिसिस के लिए हम पहले डेटा कलेक्शन करते हैं। जब डेटा कलेक्शन करते हैं तो उसके लिए फिर प्रॉपर फार्मूला या मॉडल, हम वो मॉडल या वो फार्मूला हम यूज करेंगे कि वो जो है उसकी रिजल्ट ऑथेंटिक हो। तो इसमें ये कॉम्प्लिकेटेड ये मुश्किल इसलिए है कि हमें ज्यादा पता नहीं होता कि कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल हमने अप्लाई करना है, कौन सा फार्मूला किस सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये रिसर्च एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं कि आपका रिसर्च का नेचर इस किस्म का है, तो लिहाजा आप अपना ये मॉडल यूज कर सकते हैं। तो 3 किस्म के डेटा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा। एक है क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक है टाइम सीरीज डेटा, एक है पैनल डेटा। अब बोर्ड नहीं है तो बोर्ड में जरा मार्क कर लो, ठीक है? है सर। अच्छा, इसको उठा है तो ये उस पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो डेटा है, डेटा इसकी 3, एक है क्रॉस सेक्शनल, एक है टाइम सीरीज और एक है आपके पास पैनल। ये सारे डेटा है और आपका रिसर्च भी 3 किस्म के नेचर का होगा। जब आप रिसर्च करेंगे तो सबसे पहले आप डिसाइड करेंगे कि आपका डेटा किस नेचर का है। इसके बाद आप इकोनॉमेट्रिक्स पढ़ेंगे, इकोनॉमेट्रिक्स एक सब्जेक्ट है। तो सारा इकोनॉमेट्रिक्स 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अगर आप गुजराती की बुक लेते हैं, अगर आप एल ग्रीन की बुक लेते हैं, तो एल ग्रीन की बुक लेते हैं, तो सारे जितनी भी इकोनॉमेट्रिक्स है वो 3 हिस्सों में तकसीम हुआ है। एक है क्रॉस सेक्शनल डेटा, एक है टाइम सीरीज डेटा और थर्ड वन इज द पैनल डेटा। क्रॉस सेक्शन डेटा ये होता है, क्रॉस सेक्शन डेटा, लेट्स सपोज मैं डेटा कलेक्ट करता हूं तो मेरे पास टाइम फैक्ट्स है। मैं कहता हूं कि कंजम्पशन डिपेंड करता है इनकम पे, टेस्ट पे, वेदर पे। लेट्स सपोज ये मैं एक मॉडल क्रिएट करता हूं कि इसको हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन ऑफ क्या है, इनकम है। इसको y को हम इनकम इससे डिनोट करते हैं, लेकिन मैं लिखता हूं नहीं। फिर आपके पास टेस्ट है और एक है आपके पास क्या, ये आपके पास कंजम्पशन है, कंजम्पशन C।
तो 3 वेरिएबल्स पे ये डिपेंड करता है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो अब हम चेक करते हैं कि आया मैं अगर डेटा कलेक्ट करता हूं तो डेटा मेरे पास किस किस्म का होगा, क्रॉस सेक्शन होगा कि टाइम सीरीज होगा कि पैरेलल होगा। क्रॉस सेक्शन डेटा उसको कहते हैं कि जिसमें टाइम फिक्स हो। लेट सपोज मैं लोगों से डेटा कलेक्ट करता हूं कि आपकी कंजम्पशन क्या है, आपकी इनकम क्या है, समझ आ रही कि नहीं? वेदर को मैं देखता हूं, उससे पूछो आपका टेस्ट क्या है, समझ आ रही है? तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता हूं लेकिन उसके लिए टाइम फिक्स है तो इसको क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। क्रॉस सेक्शन वेरिएबल डिफरेंट है लेकिन टाइम फिक्स है। टाइम क्या है? फिक्स है, तो इसको हम क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। इसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व नहीं है, टाइम फिक्स है। मतलब अब ये नहीं बता रहा कि ये 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर या 3, ये 4 सालों का डाटा है, 5 साल का, इसमें डेटा टाइम की कोई जिक्र नहीं हुई। सिर्फ ये चेक करते हैं कि आया कंजम्पशन, इनकम, वेदर और टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर वेदर जितना चेंज होता है, कंजम्पशन, टेस्ट जितना चेंज होता है और इनकम जितना चेंज होता है तो आपकी कंजम्पशन में क्या चेंज आएगी, ये एक इफेक्ट है। इसको हम मॉडल कहते हैं, इकोनोमेट्रिक मॉडल दिस इज। लेकिन इसको हम मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं क्योंकि ये मैथमेटिकल, हम फंक्शन हमेशा मैथमेटिक्स में लिखते हैं फंक्शन। जब इसको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो फिर ये इस तरह बन जाएगा कि बीटा नॉट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 और प्लस i। ये एरर टर्म है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ और वेरिएबल्स भी है जो ये कंजम्पशन को रिप्रेजेंट इफेक्ट करते हैं लेकिन उसको फॉर द टाइम बीइंग हमने अज्यूम किया है, इसको हम कांस्टेंट लेते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वो सारे एरर टर्म में आ जाते हैं। तो इसको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल कहते हैं, इसको मैथमेटिकल मॉडल कहते हैं और इसको हम क्योंकि मैथमेटिक्स में एरर नहीं होता लेकिन इकोनोमेट्रिक्स या स्टैटिस्टिकल में एरर होता है क्योंकि सोशल साइंस है, जरूरी नहीं है कि एक्यूरेट हो। एक होते सैंपल डेटा, एक होते पॉपुलेशन डेटा। सैंपल डेटा, एक होते पॉपुलेशन डेटा। पॉपुलेशन और सैंपल, हमेशा हम सैंपल डेटा से लोगों सैंपल डेटा कलेक्ट करते हैं और उसके बेस पे सारी पॉपुलेशन को डिसाइड करते हैं। इस किस्म स्टैटिस्टिक को इन्फेक्शन स्टैटिस्टिक कहते हैं। एक चीज में याद करते हैं, दूसरे उसमें एंटर हो जाते हैं। तो सैंपल डेटा हम क्या करते हैं, लेट सपोज आपकी क्लास में 22 लोग हैं तो सब लोगों से मैं डेटा कलेक्ट नहीं कर सकता, 5 लोगों से, 5 स्टूडेंट से मैं डेटा कलेक्ट करूंगा। सो दिस इज द सैंपल, 5 इज द सैंपल ऑफ 22 इज आवर पॉपुलेशन। समझ आ रही है? इसी तरह अगर लाखों में है, हजारों में है तो इससे हम कुछ लेते हैं। सही टाइम फिक्स की बात जो की है ना उसकी समझ नहीं आई। लाजम। तो इसको हम क्या कहते हैं, इकोनोमेट्रिक मॉडल। तो इसका जो हम सैंपल डेटा लेते हैं, हमेशा पॉपुलेशन डेटा में और सैंपल डेटा में डिफरेंस होती है। डिफरेंस मतलब हमेशा एरर होगी। जरूरी नहीं है कि हम सैंपल डेटा से जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें वो पॉपुलेशन उसका हो, तो इसलिए इसके साथ हम एरर लेते हैं। तो इसको हम इकोनोमेट्रिक, दिस इज मैथमेटिकल मॉडल, दिस इज इकोनोमेट्रिक मॉडल। लेकिन जब मैं डेटा कलेक्ट करूंगा और वो डेटा मेरे पास टाइम फिक्स में हो, टाइम उसमें चेंज ना हो, सिर्फ मैं डेटा कलेक्ट करता हूं, आपसे पूछता हूं, ये नहीं कहता हूं कि आज डेटा कलेक्ट करूं, कल डेटा कलेक्ट करूं या 1 साल बाद डेटा कलेक्ट, उसमें टाइम आ गया। तो जब टाइम उसमें फिक्स हो और वेरिएबल डिफरेंट हो तो उसको हम क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शन डेटा कहते हैं। दूसरी साइड पे लेट सपोज मैं कहता हूं कि 10 सालों का डेटा है, 10 सालों में यहां पर मैं लिखता हूं कि ईयर्स हैं, समझ आ रही नहीं, 2010 है, 2011 है और 2012 है, अप टू लेट सपोज 2020 तक डेटा। और वहां पर मैं कंजम्पशन भी लिखता हूं, इनकम भी लिखता हूं और यहां पर मैं टेस्ट भी लिखता हूं और यहां पर मैं वेदर भी लिखता हूं। लेकिन इसमें हम ये चेक करते हैं कि 2010 में क्या कंजम्पशन था, क्या इनकम था, क्या टेस्ट था, क्या वेदर था। 2011 में क्या था, 2000, अब इसमें टाइम फैक्टर इन्वॉल्व हो गया, इसको हम टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टाइम सीरीज डेटा। तो रिसर्च जो होती है, रिसर्च वो आपके डेटा पे डिपेंड करते हैं कि जिस किस्म का आपका डेटा हो तो उसी किस्म के मॉडल आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि क्रॉस सेक्शन के लिए अपना मॉडल है, अपने मॉडल्स है, और टाइम सीरीज के लिए अपने मॉडल्स है और पैरेलल डेटा के लिए अपने मॉडल्स। समझ आ रही है? यस सर। हां,
सर ये आप फॉर्मूला जो आपने लिखा है ये मतलब एक फिक्स इसके लिए मतलब ये हम रटा कर लेंगे या नो नो नो, रटने की जरूरत नहीं है। ये तो आपके यहाँ से जुटा सकते, दिस इज द बेसिक इक्वेशन, इसको रिलेशन इक्वेशन कहते हैं। वो तो हम फिर जब इकोनॉमेटिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमेटिक्स में फिर ये सारे फार्मूले सब कुछ, क्योंकि अगर इसमें मैं वो इन्वॉल्व करूँ तो ये इकोनॉमेटिक पार्ट है इसलिए। लेकिन डेटा बेसिकली थर्ड चैप्टर जो होता है, थर्ड चैप्टर जिसको डेटा एनालिसिस हम कहते हैं, तो वो सारा आपका इकोनॉमेट्रिक होगा। क्योंकि उसमें क्या होगा कि डेटा आपने किस तरह कलेक्ट करना है, कौन सा तरीका अप्लाई करना है, डेटा कलेक्शन के लिए कौन सा सोर्स अप्लाई करना है, डेटा आपका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, फिर टाइम डेटा आपका क्रॉस सेक्शन है कि टाइम सीरीज है कि पैनल है, और फिर उसके बाद जब आप डेटा कलेक्ट करेंगे तो फिर आप देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन डेटा है कि टाइम सीरीज है कि वो है पैनल है। तो उस हिसाब से आप फिर मॉडल उठाएंगे कि क्रॉस सेक्शन का लिए अपने मॉडल्स हैं। इसका मतलब इस तरह है कि जिस तरह आई का अपना डॉक्टर होता है तो उसके लिए अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, ईयर के लिए अपना डॉक्टर होता है उसके लिए अपने इक्विपमेंट्स होते हैं, टीथ के लिए अपना डॉक्टर होता है उसका अपने। तो इसी तरह आपके डेटा के हिसाब से अपने अपने मॉडल है। लेकिन बहुत से लोगों को इसकी समझ नहीं आती। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि हमारी यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थी और उसने टाइम सीरीज डेटा पे क्रॉस सेक्शन डेटा वाला मॉडल अप्लाई किया था। तो इसका मतलब ये है कि लेट्स सपोज जहाज, एक बंदा पायलट है, जहाज चला रहा है और आप उसको रेलगाड़ी में बिठाएं कि आप रेलगाड़ी में, इसका मतलब इस तरह है। तो इतना इसमें बोस है, लेकिन जब आप सीनियर हो जाएंगे, मतलब आप एक्सपर्ट हो जाएंगे, रिसर्च में एक्सपर्ट होंगे, फिर आपको पता टाइम के साथ लगेगा, ये एक्सपीरियंस के साथ आप नई नई चीजें सीखेंगे। तो ये इसको टाइम सीरीज डेटा, क्रॉस सेक्शन डेटा, दोनों की समझ आ गई? समझ आ गई कि नहीं? फिर उसके बाद आता है पैनल डेटा। व्हाट इज मीन बाय पैनल डेटा? पैनल डेटा में दोनों चीजें इन्वॉल्व है। ये कॉम्बिनेशन है टाइम सीरीज का और क्रॉस सेक्शन का, कि आप एक ही डेटा में ये चेक करते हैं कि टाइम भी चेक कर रहे हैं और साथ कभी टाइम फिक्स करते हैं और कभी टाइम उसमें चेंज करते हैं। तो जब दोनों इन्वॉल्व हो जाए, दोनों साइड से, कि आपने क्रॉस सेक्शन साइड भी देखना है और टाइम सीरीज, दोनों को एक ही डेटा में चेक करना है, तो इसको हम फिर क्या कहते हैं? पैनल डेटा कहते हैं। तो उसके लिए फिर अपने मॉडल्स हैं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो सबसे पहले जब आप रिसर्च करेंगे और आपका जब आपकी सिनॉप्सिस होगी या मतलब आपकी रिसर्च डिफेंस होगी, तो आपसे सबसे पहले वो जो क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो वो ये पूछेंगे कि आप कौन सा आपने डेटा लिया है। तो आप कहेंगे कि लेट्स सपोज मैंने क्रॉस सेक्शन डेटा लिया, तो फिर वो देखेंगे कि आया क्रॉस सेक्शन डेटा इसने लिया है, तो आया उसका मॉडल वही क्रॉस सेक्शन वाले हैं कि नहीं, इसने टाइम सीरीज वाले मॉडल अप्लाई किए। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, इसको हम टाइप्स ऑफ डेटा कहते हैं रिसर्च। तो डेटा एनालिसिस का मतलब ये है कि जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ डेटा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा यू हैव यूज्ड इन योर रिसर्च। So according to the data, you should apply your model, you should interpret your model, या you should analyze your model। समझ आ रही है? तो खैर ये थ्योरेटिकल बातें हैं, इसको इतना हम डीप नहीं करते, सिर्फ ये बता रहे कि डेटा क्या चीज है, डेटा है क्या चीज। ठीक है, स्लो है सर। अच्छा, तो ये इसकी समझ आ गई, तीन किस्म के डेटा की समझ आ गई। अच्छा, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा एनालिसिस में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर एक टाइप्स ऑफ डेटा, एक है सोर्स ऑफ डेटा। टाइप्स ऑफ डेटा तो ये है कि क्रॉस सेक्शन डेटा है, कि टाइम सीरीज डेटा है, कि पैनल डेटा। सोर्स ऑफ डेटा ये है कि आपकी प्राइमरी डेटा है कि सेकेंडरी डेटा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सोर्स ऑफ डेटा क्या है तो प्राइमरी सेकेंडरी आ जाता है। अगर आपके कहे कि टाइप्स ऑफ डेटा क्या है तो फिर क्रॉस सेक्शन और ये आप बताएंगे। समझ आ रही है? अगर आपसे कोई पूछे कि द कलेक्शन ऑफ डेटा क्या चीज है, कलेक्शन ऑफ डेटा, तो कलेक्शन ऑफ डेटा जो है उसके लिए अपने फार्मूले हैं, अपने तरीकेकार हैं। वो क्या चीजें हैं कलेक्शन ऑफ डेटा जो आप करते हैं? इसलिए इस पे जरा टाइम गुजारेंगे कि आपको कलेक्शन ऑफ डेटा तो सैंपलिंग टेक्निक्स हैं, सैंपलिंग टेक्निक्स। क्योंकि अमूमन हम क्या करते हैं, सैंपल डेटा सैंपलिंग करते हैं, सैंपल टेक्निक से हम करते हैं। मैंने आपको बताया कि एक पॉपुलेशन डेटा होता है, एक सैंपल होता है।
लेकिन उसके लिए भी तरीका ये है, अपनी तरफ से आप नहीं ले सकते कि लेट सपोज 2000 पॉपुलेशन है उसमें मैंने 500 लोग ले लिए, नहीं, उसका एक तरीका होगा, फार्मूला होगा। तो यामानी फार्मूला ज्यादातर यूज होता है कि सैंपल के लिए कि हाउ टू सेलेक्ट ये, और एक आपके पास जो है प्रोपोर्शनल सैंपलिंग टेक्निक है, एक है प्रोपोर्शनल सैंपलिंग टेक्निक, ये हम फिर इकोनॉमेट्रिक्स में पढ़ेंगे। प्रोपोर्शनल सैंपलिंग टेक्निक आपके उस हिसाब से बता रहा है कि आपका पॉपुलेशन कितना है तो आपने सैंपल कितना लेना है, उसका एक फार्मूला है। यामानी का भी एक फार्मूला है कि आपका पॉपुलेशन कितना है और आप सैंपल। ये स्नोबॉल एक तरीका है, स्नोबॉलिंग जो है, क्लस्टर सैंपलिंग एक तरीका है, रैंडम सैंपलिंग एक तरीका है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग एक तरीका है, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग एक तरीका है। समझ आ रही है? तो ये सारे सैंपलिंग टेक्निक्स हैं कि आपने डेटा कलेक्शन किस तरह करना है। कलेक्शन तो आपने कर लिया है, लेकिन वो किस तरीके से आपने करना है, उस हिसाब से फिर आपने अगर इंटरव्यू करते हैं या क्वेश्चनेयर बनाते हैं या लेट सपोज सेकेंडरी डेटा डायरेक्ट वेबसाइट से डेटा लेते हैं किसी वेबसाइट से, लेकिन वो उस बेस पे लेंगे जो आपको जो सैंपलिंग टेक्निक्स का जो फार्मूला बता रहे हैं कि इतने आप ले लें, तो वो जस्टिफाई होगा कि अगर आपसे कोई पूछे कि आपने ये डेटा कलेक्शन किस तरह की है तो आप उसको फार्मूला बताएंगे, वो तरीका बताएंगे कि दिस इज द प्रोसेस। अब अपनी रिसर्च में लिखेंगे कि दिस इज द प्रोसेस और पॉपुलेशन इज दिस मच and our formula is there and we will put this values in the formula and the values has come on the basis of this value we can collect the data from these samples। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सारा आप कंप्लीट एक प्रोसेस अपनी रिसर्च में लिखेंगे तो ये एक रीडर को या जो आपके एक्सटर्नल या एक्सपर्ट जो होते हैं उसको पता चल जाता है कि इसने ये तरीका सही तरीके से अप्लाई किया। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये इसमें बड़ा काम है क्योंकि इंट्रोडक्शन लिखना, लिटरेचर लिखना ये एक आर्ट है, तरीका है, बस एक दफा आप सीख लिए तो बस उसी तरीके से आप लिखेंगे। लेकिन जो मेथोडोलॉजी है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर नंबर 3 जो होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी इज द क्रूशियल इंपॉर्टेंट वन और टेक्निकल वन, कि इसमें बहुत सी बातें होती है, उसमें सारा डिस्कशन इसमें होता है कि आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी किस तरह लिखना है और आपने कौन सा तरीका, कौन सा प्रोसीजर आपने अप्लाई किया। समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है, तो ये डेटा कलेक्शन के ये तो उसने सिर्फ डेफिनेशन बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि व्हाई एनालाइज डेटा इन रिसर्च, रिसर्च में हम डेटा क्यों एनालाइज करते हैं? तो ये होता है कि इसमें हम क्वेश्चन, मैंने उस दिन आपको क्वेश्चनर के बारे में बताया था ना, क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि व्हाट इज योर इनकम, तो इसका आंसर ये है कि द इनकम इज 30,000, तो ये उस क्वेश्चन का आंसर है। तो हम क्या करते हैं, जो रिसर्च में हम क्वेश्चन पूछते हैं, उस क्वेश्चन पूछने का जो हमें आंसर मिलता है उस आंसर को हम एनालाइज करते हैं कि यह आया इसका ये आंसर कितना ठीक है और कितना गलत है। तो वो तो रिजल्ट जब आपके मॉडल के फार्मूले से रिजल्ट आएगा वो तो उसमें पता लगेगा कि ये रिजल्ट ठीक है कि गलत है। समझ में बात आ रही है कि नहीं है? क्लियर है? तो डेटा एनालाइज हम इसलिए करते हैं कि बेसिकली वी हैव रिसर्च क्वेश्चन इन आवर स्टडी, इन रिसर्च स्टडी, हमारे रिसर्च स्टडी में रिसर्च क्वेश्चन होते हैं और उस रिसर्च क्वेश्चन के आंसर होते हैं और उस आंसर को हम क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, और वो रिसर्च क्वेश्चन कहां से आता है, प्रॉब्लम से आता है। जो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जो आप अपनी रिसर्च का प्रॉब्लम लिखते हैं कि दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट दिस टॉपिक बिकॉज़ दिस इज द इशू, and on the basis of these issue you can question mark your question, okay, these are the question which comes in our mind, and for that question you receive some answers. On the basis of that question, these question you receive some answers, and these answer we will interpret or we will analyze. So इसलिए हम एनालाइज डेटा इसलिए करते हैं कि हमें वो क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है और उस आंसर का रिजल्ट हम फिर चेक करते हैं कि आया ये रिजल्ट ठीक है कि गलत है, आया मेरे ऑब्जेक्टिव कितनी अचीव हो गए, जो मेरे गोल था रिसर्च का वो कितना परसेंट अचीव हो गया और कितना परसेंट वो रह गया। समझ आ रही है? तो सारे डिस्कशन इसमें होती है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि why analyze data in research? Researchers depend on heavily on data as they have a story to tell or problem to solve. It starts with a question, and data is nothing but an answer to their question. But what if the question is if there is no question to ask? Well, it is possible to explore data even without a problem. समझ आ रही है नहीं? वो कहते हैं कि अगर आपकी रिसर्च में क्वेश्चन नहीं है तो इसका मतलब है आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रही है? क्वेश्चन जब एराइज आप करेंगे, आपके जहन में क्वेश्चन आ जाता है, इसका मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम।
क्लियर है कि नहीं? तो ये आपके पास वी विल कॉल इट डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग जानते हैं? व्हाट इज मीन बाय डेटा माइनिंग? आपके ज़हन में क्या आता है? डेटा माइनिंग क्या चीज होती है? डेटा माइनिंग उसको कहते हैं कि लेट सपोज आपने बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन जो आपका मकसद का डेटा है, जो आपकी वेरिएबल्स है, जो आपके मॉडल में या आपके ऑब्जेक्टिव जो है, उस डेटा को आपने प्योरीफाई कर लिया, समझ आ रही है, और उसको एक साइड पे लिए जो आपके मकसद का डेटा, उसको डेटा माइनिंग कहते हैं। तो अक्सर हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा होता है, और उस लार्ज ग्रुप ऑफ डेटा से हम अपनी जो पीस ऑफ वर्क है और जो इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम अपना डेटा उसमें लिए क्या करते हैं, श्रिंक करके उससे निकाल के उसमें हम मॉडल में अप्लाई करते हैं। समझ आ रही है? लेट सपोज मेरे पास बहुत से, जब क्वेश्चनर मैं डेवलप करूंगा या इंटरव्यू लूंगा तो बहुत से क्वेश्चन और भी होंगे अराउंड सराउंडिंग में, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो मेरे मकसद का, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, जो मेरे मेन वेरिएबल्स है, उनसे रिलेटेड मैं डेटा कलेक्ट करता हूं। समझ आ रही है? वो मेरा मकसद का डेटा है, उसको डेटा माइनिंग कहते हैं, which often reveals some interesting pattern within the data that are worth exploring. One of the essential things expected from researchers while analyzing data is to stay open and remain unbiased towards unexpected patterns, expression and results. Remember, sometimes data analysis tells the most unforeseen yet exciting stories that were not expected at the time of initiating data analysis. ये कहते हैं कि जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो डेटा एनालिसिस के दौरान बहुत सी ऐसी चीजें भी आ जाती हैं इंटरेस्टिंग कि वो एक दूसरे बंदे के लिए रिसर्च का बायस बन जाता है कि आप उस पर रिसर्च करें। लेट सपोज आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, आप क्वेश्चनियर ले आए और आपने उस मॉडल में बहुत सी चीजें एंटर कर दी, वो रिजल्ट आ गया, तो उसमें आप फिर चेक करते हो सकते हैं इसमें ऐसी कोई चीज आ जाए कि आपके लिए इंटरेस्टिंग कोई चीज हो, कि आपके ऑब्जेक्टिव से हट के आपको कोई आंसर दे रहे, समझ आ रही है? तो उसके लिए फिर क्या करते हैं, ये कहते हैं कि डेटा का बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस एक किस्म का बता रहे हैं कि डेटा एनालिसिस का इंपॉर्टेंस ये है कि ये रिसर्च में एक दूसरे बंदे को, ये हम रिसर्च क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं कि एक बंदा आके रिसर्च करता है और उसके रिसर्च में कोई इंटरेस्टिंग चीज, लेट सपोज मैं आप रिसर्च कर लेते हैं और मैं उसमें चेक कर लेता हूँ, तो मैं अपने फायदे या अपनी मकसद, मेरा एक चीज उसमें निकल आ जाता है और उस पर फिर मैं रिसर्च करूं, और मैं जब रिसर्च करूं तो दूसरा बंदा आके मेरी रिसर्च स्टडी करे, वो अपना उसमें से एक चीज निकलवाए, वो उस पर रिसर्च करे, तो इसलिए ये रिसर्च बन जाता है। तो ये कहते हैं कि डेटा एनालिसिस का एक फायदा होता है कि इसमें आप बहुत से ऐसे रिजल्ट्स या ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं कि दूसरा बंदा उस पर रिसर्च करना चाहता है तो कर सकता है। ठीक है, क्लियर है कि नहीं? अच्छा, टाइप्स ऑफ डेटा इन रिसर्च। एक चीज मैं बताऊं, एक जो बेसिक्स मैंने आपको बता दिए ना, बेसिक्स टाइप्स ऑफ डेटा, क्रॉस सेक्शन, टाइम सीरीज और पैरेंट डेटा। एक और टाइप्स ऑफ वो है कि आपकी वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, ये अकॉर्डिंग टू द मॉडल था, समझ आ रहे कि नहीं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटा अकॉर्डिंग टू द मॉडल कि विच मॉडल यू कैन यूज। तो क्रॉस सेक्शन डेटा के लिए अपने मॉडल है और उसके लिए टाइम सीरीज के लिए अपने मॉडल है और पैरेंट डेटा के लिए अपने मॉडल। एक होते हैं डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स, नेचर ऑफ वेरिएबल्स। एक होता है डेटा टाइप्स, ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा जो होते हैं ये अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स हैं कि आया आपका वेरिएबल क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, समझ आ रही है बात की नहीं? तो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, देयर इज नो मेजरमेंट, देयर इज नो मेजर ऑफ अकाउंट, देयर इज नो यूनिट ऑफ अकाउंट, कि कोई ऐसी वेरिएबल जिसकी कोई यूनिट ना हो। लेट सपोज इनकम है तो उसको रुपये में, डॉलर में, पाउंड्स में, ये उसका यूनिट ऑफ अकाउंट है, उसमें हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन टेस्ट एक ऐसा वेरिएबल है जिसका यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है, उसको हम रैंक करते हैं। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा चीज है कि उसको अगर मैं उसको कैलकुलेट करना चाहूं तो उसकी कोई यूनिट ऑफ अकाउंट नहीं है सेटिस्फेक्शन, समझ आ रही है? तो ऑल दोज वेरिएबल, ये कहते हैं कि ऑल दोज वेरिएबल व्हिच आर क्वालिटेटिव नेचर। क्वालिटेटिव मींस कि उसकी क्वालिटी, सेटिस्फेक्शन, लव, टेस्ट, वेदर, ठीक है, वेदर तो आप उसमें क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं कि सेंटीग्रेड ये गर्मी है या ये सर्दी है, समझ आ रही है? लेकिन ऐसी वेरिएबल जो उसकी यूनिट ऑफ अकाउंट ना हो तो उसको हम क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। ये क्या कहते हैं? व्हेन द डेटा प्रेजेंटेड हैज वर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन देन वी कॉल इट क्वालिटेटिव डेटा, कि वर्ड्स में हो या डिस्क्रिप्शन में हो,
समझ आ रही कि नहीं, उसका कोई न्यूमेरिक वैल्यू ना हो। सिंपल ये है कि न्यूमेरिक वैल्यू जिस वेरिएबल का ना हो, जिस डेटा का ना हो, उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहेंगे। फिर कहते हैं although you can observe this data, it is subjective and harder to analyze data in research, especially for comparison। ये कहते हैं कि इस टाइप ऑफ डेटा, मैंने आपको बताया था ना, उसके लिए हम फिर डमी क्रिएट करते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया कि उसको हम कोडिंग में करते हैं। सेटिस्फेक्शन लेवल है तो आप कहते हैं सेटिस्फेक्शन को आपने 3 लेवल में देख सकते हैं, हाई सेटिस्फेक्शन, लो सेटिस्फेक्शन और आप कहते हैं कि मॉडरेट सेटिस्फेक्शन लेट सपोज आपने ले लिया, मॉडरेट ले लिया। तो इन तीनों को आप कहते हैं हाई के लिए 1, मॉडरेट के लिए 2 और लो के लिए 3। तो इसकी वैल्यू फिर सॉफ्टवेयर समझता है कि 1 2 3 4। सॉफ्टवेयर ये नहीं समझता कि हाई सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ है, लो सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ है, मॉडरेट सेटिस्फेक्शन क्या चीज़ है। तो क्वालिटेटिव डेटा जो होता है, बहुत से लोग इससे इसलिए डरते हैं कि उसके लिए कोड करना, और फिर जब आप कोड करते हैं तो सॉफ्टवेयर में उसका तरीका ज़रा मुश्किल है, और फिर उसको इंटरप्रेट करना वो ज़रा मुश्किल है, तो इसलिए लोग इससे डरते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका उसके लिए है, और वो इंटरेस्टिंग भी होता है, लोग समझते हैं उसको। समझ आ रही कि नहीं? तो इतना मुश्किल वो नहीं है। तो ये कहते हैं कि इसलिए मुश्किल है। एग्जाम्पल बता रहे हैं, क्वालिटेटिव डेटा रिप्रेजेंट एवरीथिंग डिस्क्राइबिंग टेस्ट, एक्सपीरियंस, टेक्सचर। अब एक्सपीरियंस एक ऐसा वेरिएबल है, एक्सपीरियंस, कि ये दोनों किस्म के हो सकते हैं। समझ आ रही कि नहीं? आप कहते हैं कि मेरा गुड एक्सपीरियंस, बैड एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि एक्सपीरियंस को मेजर किए कि 2 साल एक्सपीरियंस, 3 साल एक्सपीरियंस, तो आपने 2 इयर्स में कर दिया ना एक्सपीरियंस को। तो बाज वेरिएबल ऐसे होते हैं कि उसको आप क्वालिटेटिव भी कर सकते हो, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन ऐसा वेरिएबल है कि दोनों आप ले सकते हैं। लेट सपोज आप कहते हैं मैट्रिक है, एफए है, बीए है, मास्टर है, तो ये तो आपके पास ये आ गई, तो उसके लिए आप कोडिंग करेंगे, मैट्रिक के लिए 1, एफए के लिए 2, बीए के लिए 3 और मास्टर के लिए 4। लेकिन जब आप उसको क्वालिटेटिव भी कर सकते, क्वांटिटेटिव भी कर सकते हैं। मैट्रिक के लिए 10, एफए के लिए 12, बीए के लिए 14 और मास्टर के लिए 16। तो बाज वेरिएबल ऐसे होते हैं कि वो क्वांटिटेटिव भी होते हैं और क्वालिटेटिव भी होते हैं, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह लेते हैं। देखेंगे नेचर ऑफ रिसर्च को कि आपको क्वालिटेटिव डेटा उसमें ज्यादा जरूरत है कि क्वांटिटेटिव डेटा की जरूरत है। समझ आ रही है कि नहीं? तो ये क्या बता रहे हैं क्वालिटेटिव डेटा, कि ये आपको मतलब टेस्ट, एक्सपीरियंस, टेक्सचर और ओपिनियन दैट इज क्या है, कंसीडर क्वालिटी डेटा। This type of data is usually collected through focus groups, personal interviews or using open-ended question based। ये open-ended मैंने आपको बताया था, close-ended, open-ended। close-ended में तो आप ऑप्शन दे देते हैं कि ये ऑप्शन ठीक है, बस उस पर आप क्लिक करें। open-ended में ये है कि आप उसको एक्सप्लेन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। तो जब आप डिस्क्राइब करते हैं तो इसका मतलब है क्वालिटेटिव डेटा का मतलब ये है कि आप उसके पीछे कहानी लिखते हैं, वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। तो पहले तो हमने बता दिया कि क्वालिटेटिव डेटा मींस कि जब हम वर्ड्स में या डिस्क्रिप्शन में डेटा को लेते हैं तो उसको हम क्वालिटेटिव डेटा कहते हैं। जब हमारे पास कोई न्यूमेरिक डेटा मौजूद ना हो तो उसको वर्ड्स में या उसको हम किस में, वर्ड्स के साथ साथ उसको हम किस में लेते हैं, डिस्क्रिप्शन हम लेते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या होता है कि मतलब आप उसके ऊपर एक कहानी लिखते हैं कि लेट्स सपोज मैं क्या कहता हूँ कि नियाज कैसा बनना है। समझ आ रही है? ये क्वेश्चन है मेरा, तो आप उसके पीछे एक कहानी लिखते हैं, 3 4 लाइन 5 लाइन कैसा। तो ये एक वर्ड में उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, उसने आपको एक्सप्लेन किया, डिस्क्राइब कर दिया। समझ आ रही है? उसकी बेड क्वालिटी या गुड क्वालिटी आपने इसमें। तो इसलिए इसमें जो क्वालिटेटिव डेटा होता है ये हमेशा ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है, ओपन एंडेड होता है। ओपन एंडेड मींस आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं इसमें। ठीक है। दूसरा है क्वांटिटेटिव डेटा। दूसरा क्या है? क्वांटिटेटिव डेटा है। Any data expressed in numbers of numerical figures are called quantitative data। ये तो आपको पता है कि मतलब इनकम है तो इनकम में 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 दिया और न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या आ गई। एज 20 साल है, 50 साल है, 30 साल है, 80 साल है, ये उसकी क्वांटिटेटिव। तो जिस किस्म जो डेटा जिसकी न्यूमेरिकल मेजरमेंट हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी हो सकती है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वांटिटेटिव। दिस टाइप ऑफ डेटा कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू कैटेगरीज, ग्रुप्ड, measured, calculated और ranked। मतलब हर किस्म उसमें हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि this type of data can be distinguished into categories। कैटेगरीज में जिस तरह एजुकेशन है ना, मैंने आपको बता दिया कि आप कहते हैं या एज है, लेट्स सपोज
तो आप कहते हैं कि इसकी एज 60 साल है, 50 साल है, एक बंदे। और आप अगर आप कहते हैं कि 20 से लेकर 30 तक, 30 से लेकर 40 तक, 40 से 50 तक, 50 से 60 तक, तो ये कैटेगरीज हो गई। आपने कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर दिया। तो कैटेगरीज भी कर सकते हैं, ग्रुप में भी कर सकते हैं, मैयट कर सकते हैं, कैलकुलेट भी कर सकते हैं और रैंक भी कर सकते हैं। रैंक मींस 1 2 3 ऑर्डरिंग, जिसको हम देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। फिर उस हम कहते हैं कि 90% मार्क्स हो तो ये फर्स्ट डिवीजन है। लेट्स सपोज ऐसे मैं बता रहा हूँ, ये ए ग्रेड है, 80% है तो ये बी ग्रेड है, 70% है तो ये सी ग्रेड है। तो ये उसको आप इस तरह ऑर्डरिंग में कर सकते हैं। इसका मतलब ये रैंक का एग्जांपल। क्वेश्चन अच्छा, फिर क्या कहते हैं कि एग्जांपल क्या है? क्वेश्चन सच इज एज, रैंक, कास्ट, लेंथ, वेट, स्कोर एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब ये बता रहा है कि ऑल दोज वेरिएबल व्हिच वी कैन मेजर न्यूमेरिकली इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। सिंपल ये बता रहा है कि ऑल दोज वेरिएबल व्हिच वी कैन मेजर न्यूमेरिकली इट इज नोन एज क्वांटिटेटिव डेटा। फिर इसके बाद क्या है कि you can present such data in graphical format, charts or apply statistical analysis method to this data। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या है? Length, rank, caste, score, etc. Everything comes under this type of data. You can present such data in graphical format, charts or apply statistical methods to this data। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब हम इस पे फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इसको हम चार्ट में भी लिख सकते हैं, चार्ट्स उसकी बना सकते हैं, पाई चार्ट हो गया, हिस्टोग्राम हो गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया, ये डिफरेंट टाइप्स वो है जो आप रिसर्च में ये चार्ट्स बनाएंगे। समझ आ रही है नहीं? और साथ साथ में हम क्या कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उस पर कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मींस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स उस पे अप्लाई कर सकते हैं, इन्फ्लेशन स्टैटिस्टिक कर सकते हैं या कोई मॉडल इस पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसमें सब कुछ हो सकता है। नंबर 3 जो है कैटेगोरिकल डेटा। इट इज a data presented in groups. However, an item included in the categorical data cannot belong to more than one group. For example, a person responding to a survey by telling his living style, marks, marital status, smoking habit or drinking habit comes under the categorical data. A chi-square test is a standard method used to analyze this data. तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कैटेगोरिकल डेटा हो, कैटेगोरिकल डेटा मेरिट स्टेटस, आप ये चेक करते हैं कि मेरिट के मुकाबले में अनमेरिट लोगों का क्या एजुकेशन है, क्या इनकम है, क्या उसका कंजम्पशन है, कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये कैटेगोरी 2 कैटेगरी, मेरिट, अनमेरिट। समझ आ रही है नहीं? फिर आप कहते हैं स्मोकर, नॉन स्मोकर, ये भी ग्रुप डेटा हो गया, इसको ग्रुप डेटा कहते हैं। कैटेगोरिकल डेटा मींस ग्रुप डेटा। फिर कहते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड, हाई लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ये भी आप देखेंगे। समझ आ रही है कि नहीं? तो अगर आप कहते हैं कि इफ द इन्फ्लेशन ऑफ a country increases, so how much effect on the lower people, lower class people, middle class people and upper class people। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड है ना, अपर की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड है, मिडिल की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड है और लोअर की अपनी लिविंग स्टैंडर्ड। समझ आ रही है बात नहीं? तो ये जब इस किस्म के ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, फिर या इस तरह करते हैं कि आपने 3 विलेज दिए और 3 विलेजेस को आप कंपेयर करते हैं। लेट्स सपोज 70 सवाबी मर्दान में आप कहते हैं कि शुगर केन की प्रोडक्शन, मेज की प्रोडक्शन, व्हीट की प्रोडक्शन क्या है, तो 3 विलेजेस, 3 ग्रुप्स आ गए आपके पास। समझ आ रहे कि नहीं? तो हम कहते हैं कि 470 की शुगर केन प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू मर्दान एंड सवाबी। फिर हम कहते हैं कि फ्रूट्स की लेट्स सपोज वो है प्रोडक्शन है, तो हम कहते हैं कि मर्दान और सवाबी की फ्रूट्स की प्रोडक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू 470। तो जब ऐसे कंपैरिजन की बात आ जाए और कैटेगोरिकल हो, ग्रुप्स हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? कैटेगोरिकल डेटा कहते हैं। और अमूमन उसके लिए का स्क्वायर यूज होता है। ये अक्सर ये डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर जो होते हैं ना, यहाँ पर हमारे हज़ारात नहीं आए आज में, डॉक्टर्स जो लोग हैं ये ज्यादातर का स्क्वायर रन करते हैं। का स्क्वायर उस होता है कि लेट्स सपोज अक्सर ये डिजीजेस को लेते हैं और डिजीजेस की कंपैरिजन करते हैं। तो जब कंपैरिजन करते हैं तो ये कैटेगोरिकल ग्रुप्स आ गए। समझ आ रहे कि नहीं? लेट्स सपोज हम कहते हैं कोविड है और मतलब कोविड अफेक्टेड और कोविड अनअफेक्टेड। जो कोविड से अफेक्टेड लोग और जो कोविड से अनअफेक्टेड लोग हैं, इनकी मैं कंपैरिजन करना चाहता हूं कि इसका मतलब इम्यून पावर,
जो इम्यूनिटी जिसको हम कहते हैं इम्यून का वो कैसा है, या लेट सपोज उसका हम ये चेक करते हैं कि उसका एज कितना होगा, उसकी मोर्टिलिटी जो है डेथ रेट उसमें ज़्यादा है कि कम है, या उसका जो है सेहत का जो हालात हैं वो कंपेयर करते हैं। तो इस किस्म के डेटा के लिए chi-square फिर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके बरक्स एक और चीज़ है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट उसको कहते हैं। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट ये होता है कि जब ग्रुप हो, जब दो ग्रुप हो लेकिन डेटा क्वांटिटेटिव हो तो फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करेंगे। और अगर दो ग्रुप हो और डेटा क्वालिटेटिव हो तो फिर हम chi-square यूज करेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन chi-square एंड इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। अच्छा, क्लोज स्टैंडर्ड में आएगा यहाँ पर ये कैटेगोरिकल जी, ये दोनों आप कर सकते हैं। कैटेगोरिकल ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स हैं। अगर आप कहते हैं जिस तरह पूल डेटा है ना कि इसमें दोनों कंबाइन, तो इसमें कंबाइन हो सकता है ओपन, लेकिन ये भी क्लोज एंडेड में भी कर सकते हैं। जिस तरह कैटेगोरिकल क्वांटिटेटिव डेटा है वो क्लोज एंडेड में ज्यादा होता है, और ये जो है ये भी आप क्लोज एंडेड में कर सकते हैं। लेकिन ये ग्रुप्स है, ग्रुप्स मींस कि दो कैटेगरीज आपके पास आ गए, ए और बी, हॉस्पिटल ए हॉस्पिटल बी, कॉम्प्लेक्स और केटीएच, इसका कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये दो हो गए, तो इसका कंपैरिजन हम कर रहे हैं। अब आप उस पर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स और एचएमसी, एक एचएमसी है और एक केटीएच है, दोनों का अगर कंपैरिजन करते हो जो वेरिएबल आपने लिए वो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है तो फिर क्लोज एंडेड होगा। और अगर जो वेरिएबल आपने लिए दोनों से अगर वो क्वालिटेटिव हो तो फिर ओपन एंडेड होगा। सिंपल है जी। सर ने क्वांटिटेटिव डेटा हमने कब यूज की सर? क्वालिटेटिव बनी ना क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव डेटा की जो सोम स्टैटिस्टिकल इकोनॉमेट्रिक स्टोर पे ना सर दसवें chi-square और डबल ना कैटेगोरिकल डेटा। इसके नीचे देखिए ना, chi-square टेस्ट इज अ स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड टू एनालाइज दिस डेटा। यस कैटेगोरिकल डेटा। इसके अपोजिट जो है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट का मतलब ये है कि वेरिएबल अगर आपके पास क्वालिटेटिव हो और ग्रुप्स में हो तो फिर आप chi-square अप्लाई करेंगे। और अगर वेरिएबल आपके पास क्वांटिटेटिव हो और ग्रुप्स में हो तो फिर इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज करोगे। मतलब ये है कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव का फर्क है। समझ आ रही है? तो इसलिए वो नाजुक बातें हैं कि बहुत से लोगों को ये पता नहीं होता है डेटा क्वालिटेटिव और उसने इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट रन किया और फिर उसको समझ नहीं आता कि इसकी इंटरप्रेट किस तरह करें। फिर बंदा वहां पे फंस जाता है क्योंकि इंटरप्रिटेशन तो उसका फिर नहीं हो सकता, उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती। कल वाली एक बात है, इस्लामिक कॉलेज का एक प्रोफेसर है, मेरा नाम पता नहीं कि मेरा नंबर किसी ने दिया था, मेरे पीछे अब्बासी यूनिवर्सिटी आए और बूढ़ा सा बंदा है, 56 उसका एज है। वो कहते प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया, पीएचडी नहीं की तो मेरा ये प्रोफेसर नहीं बन सकता मैं। और उसने किसी ने रिसर्च उसके लिए किया है, तो मैंने कहा मेरे टाइम सीरीज का इतना एक्सपर्ट नहीं लेकिन मैं देख लूंगा। और वो जिस बंदे को अपने साथ लाया था वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का चीफ प्रॉक्टर है। चीफ प्रॉक्टर मतलब एक फिरौन होता है यूनिवर्सिटी का, सारा डिसिप्लिन उसके अंदर होता है ना। तो वो अपने पास ले आया था, वो भी मुझे शक्ल से जानता था वो बंदा, वो जो चीफ प्रॉक्टर है सिर्फ मुझे जानता है कि ये शक्ल ये बताए, लेकिन मेरा नाम उसको नहीं आता था कि ये, क्योंकि 1800 वो है। तो उसने कल जो इससे रिलेटेड इसलिए ये बात है, तो वो पूरा बंदा तो के बच्चे मतलब समझना है।